नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। लोकसभा ने सहायक जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक पारित किया। राज्यसभा में 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित। गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया, जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद से घुसपैठ और आतंकवादी घटनाओं में कमी आई। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा, नए कोविड वेरिएंट के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर शुरू करने की अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार में मुजफ्फरपुर सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद कई मरीजों की आंख की रोशनी जाने के मामले में राज्य सरकार को नोटिस दिया। बाली में वर्ल्ड टूर बैडमिंटन फाइनल्स में किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु ने सिंगल्स के पहले मैच जीते और भुवनेश्वर में जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत और बेल्जियम के बीच चौथा क्वार्टर फाइनल मैच जारी। जर्मनी, अर्जेंटीना और फ्रांस ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। ये विधेयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य तकनीक समर्थित प्रजनन सेवाओं का नियमन करना है। चर्चा का जवाब देते हुए श्री मांडविया ने कहा कि ये विधेयक बहुत सोच समझकर लोकसभा में लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। श्री मांडविया ने कहा कि नियम बनाते समय वे इन सुझावों को उसमें शामिल करेंगे। इससे पहले सदन में इस विधेयक को पेश करते हुए श्री मांडविया ने बताया कि ये विधेयक पहले सितंबर 2020 में सदन में आया था और इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया था। इस पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट आई और इसमें से सुझावों को लेकर अब ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि देश में काफी क्लिनिक ऐसे चल रहे हैं जो कृत्रिम गर्भाधान अथवा IVF सहित सहायक प्रजनन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य तकनीकी समर्थित प्रजनन सेवाओं का नियमन करना है। कानून बनने के बाद सरकार एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन करेगी जो लैब, मेडिकल उपकरण, क्लिनिक में रखे जाने वाले विशेषज्ञों के लिए न्यूनतम मानक तय करने के लिए आचार संहिता निर्धारित करेगा। सहायक प्रजनन तकनीकी सेवाओं के नियमन का मुख्य उद्देश्य संबंधित महिलाओं और बच्चों को शोषण से संरक्षण प्रदान करना है। साथ ही इस तरह की तकनीक से जन्म लेने वाले बच्चों को किसी जैविक बच्चे की तरह ही समान अधिकार देने की जरूरत पर जोर दिया गया है। विधेयक में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान सहायक प्रजनन तकनीक ART का चलन काफी तेजी से बढ़ा है। वैसे तो कृत्रिम गर्भाधान IVF सहित सहायक प्रजनन तकनीक ने बांझपन के शिकार तमाम लोगों में नई उम्मीदें जगा दी हैं, लेकिन इससे जुड़े कई कानूनी, नैतिक और सामाजिक मुद्दे भी सामने आए हैं। विधेयक में कहा गया है कि वैश्विक प्रजनन उद्योग के प्रमुख केंद्रों में अब भारत भी शामिल हो गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इन सांसदों का निलंबन पिछले मानसून सत्र के अंतिम दिन अभद्र व्यवहार करने के लिए किया गया था। सदन की कार्यवाही आज कई बार बाधित रही। दोपहर में सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी ने जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पर चर्चा शुरू करने को कहा, लेकिन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल सहित विपक्षी सदस्यों ने
सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जबकि तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदस्यों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सहित किसानों का मुद्दा उठाया। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी को सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने फिर कहा है कि राज्यसभा से निलंबित सांसदों को अनुचित व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। आज संसद के बाहर श्री जोशी ने कहा कि सरकार बांध सुरक्षा विधेयक कल ही राज्यसभा में पारित करा लेते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि सरकार चाहती थी कि सभी सांसद सदन की कार्यवाही में भाग लें। महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू के सामने बैठना ये तो बहुत हास्यास्पद है, इसलिए मैं उनको निवेदन करता हूं, आप कम से कम पश्चाताप व्यक्त करिए और आप हाउस में आइए। कल भी आप नहीं थे, डैम सेफ्टी के बिल बारे में हम पारित कर सकते थे, लेकिन अपने आप सरकार के तरफ से मैंने निर्णय लेके इसको पोस्टपोन किया हूं। आज चर्चा होने दो, क्योंकि हम भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन और ओपन डिबेट सरकार चाहते हैं, इसलिए हमने कल पोस्टपोन किया है। कम से कम आज आप आइए, चर्चा में भाग लीजिए और अगर 12 एमपी आना चाहते हैं तो वो रिग्रेट व्यक्त करने दो, पश्चाताप व्यक्त करने दो। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि 2018 के बाद से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और आतंकवादी हमलों की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने बताया कि 2018 में 417 आतंकवादी घटनाएं और इस वर्ष नवंबर तक 200 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। उन्होंने बताया कि 2018 में 143 घटनाओं की तुलना में इस वर्ष अक्टूबर तक घुसपैठ की 28 घटनाओं की जानकारी मिली है और राज्य में पिछले 11 महीनों में 14 आतंकवादी पकड़े गए हैं, जबकि मुठभेड़ में 165 आतंकवादी मारे गए। कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश में कोयले की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि विद्युत की मांग बढ़ने, आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में विद्युत के कम उत्पादन और तेज वर्षा की वजह से कोयले की आपूर्ति में बाधा के कारण संयंत्रों में कोयला भंडारण में इस वर्ष 5 अक्टूबर को 72 लाख टन की कमी आई। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री जोशी ने कहा कि कोयले की आपूर्ति को बढ़ाया गया है और अब इसका भंडार 16.74 मीट्रिक टन पहुंच गया है। ये भंडार 9 दिन के लिए पर्याप्त है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के पास उपलब्ध चावल, मक्का और गेहूं से इथेनॉल का उत्पादन न तो खाद्य सुरक्षा और न ही प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता को प्रभावित करेगा। लोकसभा में श्री गोयल ने बताया कि देश में एफसीआई और राज्य खाद्य निगमों के पास 253 लाख मीट्रिक टन से अधिक चावल और 468 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा गेहूं का भंडार मौजूद है। ये संग्रहण मानदंडों के दोगुने से भी ज्यादा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 124 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 80,98,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 8,900 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 99,023 लोगों का इलाज किया जा रहा है। ये आंकड़ा 547 दिन में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 98.36% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये दिशा निर्देश आज से प्रभावी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर नेगेटिव आरटीपीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करते हुए 14 दिन का यात्रा विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है। यात्रा से 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर जांच करानी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जोखिम की आशंका वाले देशों के यात्रियों को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर कोविड जांच करानी होगी और परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी। जांच रिपोर्ट नकारात्मक आने पर उन्हें 7 दिन के लिए अपने निवास पर क्वारंटीन होना होगा और 8वें दिन उन्हें फिर से जांच करानी होगी। दोबारा रिपोर्ट नकारात्मक आने पर अगले 7 दिन तक उन्हें अपने स्वास्थ्य की निगरानी रखनी होगी। जोखिम वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्हें 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर नजर रखनी होगी। विदेश से आने वाले लोगों में से कुल 5% यात्रियों को हवाई अड्डे पर आगमन के बाद परीक्षण से गुजरना होगा। इन परीक्षणों पर होने वाला खर्च नागरिक उड्डयन मंत्रालय वहन करेगा। जलमार्ग से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी हवाई यात्रियों की तरह परीक्षण से गुजरना होगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार 5 साल
साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले और बाद में परीक्षण से छूट दी गई है। हालांकि आगमन पर या होम क्वारंटीन के दौरान कोविड के लक्षण पाए जाते हैं तो उनका परीक्षण किया जाएगा और निर्धारित मानकों के अनुसार उनका उपचार किया जाएगा। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर शुरू करने की तिथि के निर्णय पर यथोचित समय पर अधिसूचना जारी करेगा। निदेशालय ने कहा है कि कोविड के नए वेरिएंट के मद्देनजर स्थिति का आकलन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं इस महीने की 15 तारीख से दोबारा शुरू करने का फैसला किया था। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर हवाई यात्रियों के लिए पालन किए जाने वाले कोविड दिशा निर्देश में अंतर का मुद्दा उठाया है। महाराष्ट्र ने कल एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण अनिवार्य होगा, चाहे वे किसी भी देश के नागरिक हों। लेकिन केंद्र सरकार ने अपने निर्देश में कहा था कि केवल जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों का परीक्षण किया जाएगा, जो केंद्र के दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। इस कार्यक्रम को एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। मंगोलिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और मंगोलिया के बीच ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। श्री कोविंद ने कहा कि भारत मंगोलिया के साथ अपनी कार्यनीतिक साझेदारी अधिक मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि संसदीय प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चाहते हो जिंदगी में भरना उड़ान, अगर आपकी मंजिल हो आसमान, गर्व हो महसूस पहनकर यूनिफॉर्म, तो ज्वाइन करिए इंडियन एयरफोर्स। भर्तियां 1 दिसंबर 2021 से शुरू। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cbac.in पर लॉगिन करिए। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। लोकसभा ने सहायक जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक पारित किया। राज्यसभा में 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित। गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया, जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद से घुसपैठ और आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा, नए कोविड वेरिएंट के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर शुरू करने की अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार में मुजफ्फरपुर में सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद कई मरीजों के आंख की रोशनी जाने के मामले में राज्य सरकार को नोटिस दिया। बाली में वर्ल्ड टूर बैडमिंटन फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु ने सिंगल्स के पहले मैच जीते।
और भुवनेश्वर में जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत और बेल्जियम के बीच चौथा क्वार्टर फाइनल मैच जारी। जर्मनी, अर्जेंटीना और फ्रांस ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा। लेखक हैं स्वतंत्र पत्रकार कविता पंत। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज तीसरे दिन भी सदन की कार्यवाही विपक्ष के भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच शुरू हुई। लोकसभा में किसानों के मुद्दे पर तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदस्यों के हंगामे के कारण व्यवस्था नहीं बनते देख लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। आज सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। इसी बीच तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदस्य शोर शराबा करते हुए आसन के सामने आ गए। कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने भी अपने अपने स्थान से किसानों का मुद्दा उठाया, हालांकि वे बाद में शांत हो गए। इस बीच अध्यक्ष ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्रवाई चलाई और रेल मंत्रालय, उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्रालय से जुड़े प्रश्न लिए गए। सदस्यों ने पूरक प्रश्न पूछे और संबंधित मंत्रियों ने जवाब भी दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, सदन 130 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है। सदस्य सवाल पूछे, सरकार जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष के सदस्य चर्चा के लिए ही तैयार नहीं है। उन्होंने सदस्यों से कहा कि सदन गरिमा और शालीनता से चलता है। उन्होंने आग्रह किया कि इस तरह के गलत तरीकों और परिपाटियों को रोकने के लिए वे सामूहिक प्रयास करें। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में शून्यकाल के दौरान विभिन्न सदस्यों ने जनहित के अलग अलग मुद्दे उठाए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और कुछ अन्य सदस्यों ने आंदोलनकारी किसानों की मांगों से जुड़ा मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी देने समेत अन्य मांगें स्वीकार करनी चाहिए। कांग्रेस के मणिकम टैगोर की मांग थी कि कोरोना वायरस महामारी में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य निशिकांत दुबे ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कानून लाने की मांग की। बसपा की संगीता आजाद ने यूपी टेट परीक्षा का पेपर लीक होने का मुद्दा उठाया और कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और आगे इस तरह से पेपर लीक होने से रोका जाए। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में सेना में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई जाए। विचाराधीन कैदियों का मामला भी बुधवार को लोकसभा में उठा। भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार सिंह ने शून्यकाल में ये मामला उठाते हुए कहा कि लाखों ऐसे कैदी देश के विभिन्न जेलों में निर्धारित अवधि से ज्यादा सजा काट चुके हैं। इन कैदियों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। उनका कहना था कि सरकार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या अन्य महान नेताओं की जयंती पर इन कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर उनके साथ न्याय करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने कोरोना महामारी के दौरान बंद किए गए विश्वविद्यालयों को खोलने की मांग की। भाजपा के मनोज कोटक ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के अमरावती में हुई हिंसा का मुद्दा सदन में उठाया। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, भाजपा के रमेश भिधोड़ी, तीरथ सिंह रावत, रामकृपाल यादव, सुनीता दुग्गल और विजय कुमार दुबे तथा कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने भी अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। आज लोकसभा ने सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। ये विधेयक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने पेश किया था। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। राज्यसभा के 12 सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग पर अड़े विपक्ष के हंगामे की वजह से उच्च सदन की बैठक आज भी लगातार बाधित रही और 3 बार के स्थगन के बाद दोपहर 3:05 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। आज संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था और अब तक उच्च सदन की कार्यवाही ज्यादातर बाधित ही रही है। सुबह बैठक शुरू होने पर केरल कांग्रेस एम नेता जोस के मणि ने बुधवार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। मणि सप्ताह के शुरू में हुए उपचुनाव में केरल से उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। शपथ लेने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू तथा अन्य सदस्यों ने उनको बधाई दी।
इसके बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और उन्होंने जैसे ही शून्यकाल शुरू करवाया, विपक्षी सदस्यों ने 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कुछ सदस्य अपने स्थानों से आगे आ गए। हंगामे के बीच ही भाजपा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने लोक महत्व के विषय के तहत अपना मुद्दा उठाना शुरू किया, लेकिन सदन में शोरगुल के कारण उनकी बात पूरी नहीं हो सकी। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की और कहा कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसे पूरा देश देख रहा है। उन्होंने सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और शून्यकाल चलने देने को कहा। उन्होंने कहा कि निलंबित सदस्यों ने अपने इस व्यवहार पर खेद भी व्यक्त नहीं किया और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। सदन में व्यवस्था बनते नहीं देख उन्होंने करीब 11:10 पर सदन की बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। स्थगन के बाद दोपहर में कार्रवाई आरंभ हुई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग दोहराई, लेकिन उपसभापति हरिवंश ने कहा कि वो प्रश्नकाल के अलावा किसी और मुद्दे पर बात करने की अनुमति नहीं दे सकते। उन्होंने प्रश्नकाल आरंभ कराया और पूरक सवाल पूछने के लिए रेवती रमन सिंह का नाम पुकारा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने कहा कि सदस्यों के निलंबन के बारे में सभापति पहले ही कह चुके हैं कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष आपस में चर्चा करके कोई रास्ता निकालें। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थानों पर लौट जाने का आग्रह किया, लेकिन जब उनके इस आग्रह को अनसुना कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि कुछ सदस्य प्रश्नकाल नहीं चाहते और विवश हैं, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उपसभापति हरिवंश ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बांध सुरक्षा विधेयक विचार के लिए पेश करने के लिए कहा। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 सदस्यों के निलंबन का मुद्दा उठाने की कोशिश की। आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि अगर वो बांध संबंधी विधेयक पर कुछ कहना चाहते हैं तो वो अपनी बात रख सकते हैं। तब विपक्षी सदस्यों ने आसन के समक्ष आकर हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति ने सदस्यों को आसन के समीप आने से मना किया और विधेयक पर चर्चा में शामिल होने को कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे। आजादी के अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। केंद्र सरकार ने कहा है कि 10 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ पंजीकृत किया गया है। ये पोर्टल प्रवासी श्रमिकों, निर्माण तथा अन्य क्षेत्र से जुड़े श्रमिक समूह तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के करोड़ों श्रमिकों की ताकत न्यू इंडिया की आधारशिला बन रही है। श्री मोदी ने कहा कि ये संकल्प से सिद्धि की ओर यात्रा है, जिससे देश का मजबूत भविष्य उनकी सामाजिक सुरक्षा में है। इस वर्ष नवंबर में अब तक का दूसरा सर्वाधिक वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह हुआ है। नवंबर में 1,31,526 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ। लगातार दूसरे महीने जीएसटी संग्रह 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। पिछले वर्ष नवंबर की तुलना में इस वर्ष जीएसटी संग्रह में 25% की वृद्धि हुई है। वस्तुओं के आयात से राजस्व में पिछले वर्ष नवंबर की तुलना में 43% वृद्धि हुई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 57,685 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 17,167 दर्ज हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 74 रुपए 91 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल के दाम $72.50 प्रति बैरल के आसपास रहे। केंद्र राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्थापित 179 मूल्य निगरानी केंद्रों से 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों पर दैनिक आधार पर नजर बनाए हुए है।
उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौधरी ने आज लोकसभा में लिखित जवाब में ये बताया कि सरकार अब आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को स्थिर बनाने के लिए समय समय पर उपाय करती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार में मुजफ्फरपुर के एक सरकारी अस्पताल में कई मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी जाने के बाद मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। गलत ऑपरेशन के कारण कई मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी हैं। आयोग ने मीडिया की खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की है। आयोग ने कहा कि ऑपरेशन के बाद इन रोगियों के संक्रमित हो जाने से लगभग 1 दर्जन और रोगियों की आंखें निकालनी पड़ सकती हैं। मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार एक डॉक्टर अधिकतम 12 सर्जरी कर सकता है, लेकिन इस मामले में डॉक्टर ने 65 मरीजों की सर्जरी की है। सीमा सुरक्षा बल आज 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने कहा कि भारत और बांग्लादेश सीमा पर कड़ी चौकसी के कारण मवेशियों की तस्करी के मामलों में कमी आई है। श्री सिंह ने कहा कि पंजाब और जम्मू सीमा पर ड्रोन का उड़ना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बल का दायरा 15 से 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। सरकार ने बीएसएफ का दायरा और उसके पावर्स जो हैं 15 से 50 किलोमीटर बढ़ाए हैं। 2 एक्ट हैं। पासपोर्ट एक्ट जो कि भारत से बाहर जाने वाले व्यक्ति जिनको पकड़ा जाए, और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट यानी कि जो भारत में अंदर, बाहर से भारत के अंदर। केवल 2 एक्ट में टोटल 3 सेक्शंस के तहत ये दायरा 15 से 50 किलोमीटर का बढ़ाएगा। और सीआरपीसी के प्रावधान यानी कि सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, जो एक एनेबलिंग प्रोविजन है फॉर दीज 2 एक्ट्स। पासपोर्ट एक्ट और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट किसी क्रिमिनल पे नहीं, केवल जो अवांछनीय तरीके से बॉर्डर क्रॉस करेगा, चाहे डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, गलत डॉक्यूमेंट्स हो, उसके खिलाफ लगाया जाएगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक और पैरालंपिक के खिलाड़ियों से स्कूलों का दौरा कर संतुलित आहार, स्वास्थ्य, खेल और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के बारे में छात्रों से बातचीत करने को कहा था। श्री ठाकुर ने बताया कि 4 दिसंबर को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा अहमदाबाद के संस्कार धाम स्कूल से अभियान की शुरुआत करेंगे। इंडोनेशिया में बैडमिंटन विश्व टूर फाइनल्स में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत ने जीत के साथ शुरुआत की। सिंधु ने डेनमार्क की ली क्रिस्टोफरसन को हराया। श्रीकांत ने फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव को पराजित किया। डेनमार्क के रामसुम गेम के मैच के बीच से हटने के कारण लक्ष्य सेन को विजेता घोषित किया गया। भुवनेश्वर में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के चौथे क्वार्टर फाइनल में भारत और बेल्जियम के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हाफ टाइम में भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली थी। इससे पहले फ्रांस, जर्मनी और अर्जेंटीना की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मलेशिया को 4-0 से, जर्मनी ने स्पेन को पेनल्टी में 3-1 से, जबकि अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को 2-1 से हराया। नागालैंड आज अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापना दिवस पर नागालैंड के लोगों को बधाई दी है। नागालैंड में 22वां हॉर्नबिल उत्सव आज से शुरू हो रहा है। इसे नागालैंड का सबसे बड़ा सांस्कृतिक पर्व माना जाता है। आकाशवाणी जम्मू आज अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसकी शुरुआत जम्मू के एक सरकारी स्कूल में अस्थायी व्यवस्था के रूप में शुरू की गई थी। आकाशवाणी जम्मू की स्थापना का उद्देश्य पाकिस्तान के लाहौर और पेशावर जैसे रेडियो स्टेशनों से भारत विरोधी प्रचार का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने सहायक जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक पारित किया। राज्यसभा में 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित। गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया, जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद से घुसपैठ और आतंकवादी घटनाओं में कमी आई। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा, नए कोविड वेरिएंट के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर शुरू करने की अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार में मुजफ्फरपुर सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद कई मरीजों के आंखों की रोशनी जाने के मामले में राज्य सरकार को नोटिस दिया।
बाली में वर्ल्ड टूर बैडमिंटन फाइनल्स में किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु ने सिंगल्स के पहले मैच जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।